जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। पीएमएस के कि वो जो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं और कौन सी किताब जो है वो मुनासिब है। तो आज हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और तमाम ग्रुप्स में से कि कौन सा जो सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग ज़्यादा है। और पीएमएस क्योंकि नंबर गेम का मतलब इम्तिहान है, जिसके जितने ज़्यादा नंबर होंगे उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा और चांस होंगे। तो ज़्यादा नंबर लेने वाले जो पीएमएस के सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, उसको आज कोशिश करते हैं कि सर के साथ डिस्कस करें। सर बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपके पास इतनी मुफीद मालूमात होती हैं। अच्छा सर, मैंने तो आपको एक दिन पहले शेर भी सुनाया था ना कि वो शेर है कि करूँगा करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हमारे जो दोस्त थे यूनिवर्सिटी के, हाँ जी, शायद या कॉलेज के भी इवन के, जिनके साथ दरिया खान कॉलेज में फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में जिनके साथ उठना बैठना होता था, तो शायद उनसे हमें यही चीज़ें मिली हैं। सही सही ज़बरदस्त। सर हम इससे पहले कि हम अगले सेट्स पे आए, थोड़ा सा आप ये बता दें कि जो एज रिलैक्सेशन है, लोग उसके बारे में थोड़े परेशान हैं। सर एक तो ये है कि आपकी अगर गवर्नमेंट की सर्विस है और उस गवर्नमेंट सर्विस में 4 साल आपको हो गए हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या रेगुलर हैं, ठीक है, आप फिर 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं और वो भी 35 साल तक। और इसमें अथॉरिटीज़ वगैरह और जी, इसमें ऑटोनोमस बॉडीज़ और अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं या ये मतलब जो कमीशंस हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोग एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओके, ठीक हो गया। सर लास्ट में हमने इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी, उर्दू ऐसे, इस्लामियात और पाक स्टडी और जनरल नॉलेज को बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया था। तो आज हम सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे बात करने लगे। तो सर इसके 7 जो हैं ग्रुप्स, उसमें से आप हम मुझे बताइएगा कि कौन कौन से ज़्यादा स्कोरिंग वाले हैं और फिर उनकी अगर कोई बुक्स आप रिकमेंड करना चाहें तो लोगों को बताइएगा। सर ग्रुप ए में है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा। अब ये जो पहला है, अब मैं इसमें पहले जो सेट आपने 4 सब्जेक्ट्स बताए हैं, हाँ जी, इन 4 सब्जेक्ट्स में मेरा अपना ज़ाती मतलब कोई पेपर ऑप्ट करने का एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, इवन पीएमएस में भी और सीएसएस में भी, दोनों में नहीं है। बट मेरे दोस्त लाइक जैसे अनस ने अटेम्प्ट किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 158 नंबर थे। इट्स मीन की स्कोरिंग नंबर। इसका मतलब ये है, और अनस क्योंकि खुद रिकमेंड भी हुआ था, तो इसके अलावा भी एक दो और दोस्त है मेरे, जफर एक दोस्त है मेरा लिया से, उसने भी अटेम्प्ट किया था और उसके भी सेम इसी तरह से 158 148 147 नंबर थे। तो मुझे लगता है कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको अगर आप टेक्निकल तरीके से करें, अगर आपको ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का भी पता है, आपको जो हायरार्कियल जो थेरीज हैं अगर आपको उनके बारे में भी मालूम है, और आप कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट सेटअप को भी जानते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, तो मेरे ख्याल में ये पहले सेट में से, हम सेट वाइज कर रहे हैं, पहले सेट में से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा मुनासिब है। और इसके ऊपर एक किताब भी मौजूद है, पाकिस्तानी राइटर हैं, अभी मेरे दिमाग से उनकी नाम किताब उनका राइटर का नाम निकल गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनकी बहुत अच्छी किताब है। चलें, अगर किसी को उस बुक के बारे में मालूम करना हो तो आप सर से कमेंट में जी कमेंट करेंगे। उसका अब्दुल्ला नाम है या कुछ ऐसा नाम है उनका, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनकी बहुत अच्छी किताब। सर ग्रुप बी की तरफ चलते हैं। पहला है एग्रीकल्चर, फिर है वेटरनरी साइंसेज, फिर है बॉटनी और जूलॉजी। अच्छा, इन तीनों में वेटरनरी साइंसेज के हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो वो वेटरनरी साइंसेज उनका रखने का मकसद ये था कि वो खुद क्योंकि डीवीएम डॉक्टर के फील्ड उनकी थी, तो इसलिए उन्होंने इसको ऑप्ट किया था। और ये सारी की सारी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, साइंटिफिक फील्ड्स हैं। ठीक है, तो ख़ास तौर पर जो वेटरनरी साइंसेज हैं, इसमें भी मुझे लगता है कि अगर किसी बंदे की अपने वेटरनरी साइंसेज के ऊपर ग्रिप है, फील्ड है, तो इसमें से ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे जो जिस दोस्त ने किया उसके अच्छे नंबर आए थे। ओके सर, बट ये जो आप पहले सेट बयान कर रहे हैं ना, ये वो सेट हैं जिसमें स्पेशलाइजेशंस होती हैं। जो जेनेरिक सब्जेक्ट्स हैं वो आखिर पर, वो अगले सेट्स, वो आखिरी सेट पर आते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा, ग्रुप सी में है
मैथ, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा, इसमें स्टैट और मैथ ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे दोस्तों ने खुद उनकी स्पेशलाइजेशन थी और उन्होंने ये रखे हुए थे और उन दोनों में उनके नंबर ठीक थे, अच्छे स्कोरिंग अच्छे स्कोरिंग थे। ठीक हो। अच्छा सर, ग्रुप डी में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और ज्योग्राफी। जियोग्राफी का तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है लोगों का। ठीक है। उनका ऐसे पास हो जाता है, उनकी प्रेसी पास हो जाती है, जियोग्राफी फेल हो जाती है। ओके। अब मुझे वैसे इस बात की समझ नहीं आई कि पीएमएस में जियोग्राफी का हिट होने का मतलब ये होता है कंपेटिटिव इम्तिहान में उड़ा दिया गया है लोगों को। ठीक है। मेरी समझ से बाहर था। हालांकि जियोग्राफी को इतना ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है मेरे ख्याल में। इसमें शायद जो कोर जियोग्राफी है, जो पेपर बी है ना, इन जितने भी सब्जेक्ट्स के पेपर बी हैं वो तकरीबन कोर सब्जेक्ट्स के हैं। ठीक है। अगर किसी बंदे की उस कोर सब्जेक्ट के अंदर मास्टर या स्पेशलाइजेशन नहीं है ना, वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी। ओके। अच्छा, ऊपर वाले तो सारे साइंसेस के हैं जिसमें हमारा एक्सपीरियंस। जी, मैं जियोग्राफी के बारे में जानता हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बता दी है, और ये जियोग्राफी मतलब ऐसा समझ ले कि नॉन रिकमेंडेड है। चलें सर, अगले आपके फेवरेट सेट्स आ गए। ग्रुप ई है, उसमें है पोल साइंस, हिस्ट्री, लॉ और मैथ्स कॉम। इसमें दो सब्जेक्ट रखने के काबिल हैं, पोल साइंस एंड मैथ्स कॉम। ओके। हिस्ट्री और लॉ कम नंबर देते हैं। हिस्ट्री एंड लॉ नहीं, आप जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो कंपैरिजन में लॉ एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है। पॉलिटिकल साइंस रखने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं चाहिए, मतलब आपको समझ आ सकती है। मैथ्स कॉम के लिए आपको मैथ्स कॉम की डिग्री नहीं चाहिए, आपको समझ आ सकती है। ओके। अब हिस्ट्री में सिर्फ इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता कि ये एक लेंथी है, डिफिकल्ट भी है, याद रखना लेंथी है। नहीं, डिफिकल्ट चले नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूंगा, लेंथी है। और इससे अगली बात ये है कि हिस्ट्री के पेपर में अगर आपने स्टैट्स नहीं डाले, फैक्ट्स, और आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपने चीजें नहीं दी, तो आपको नंबर नहीं मिलते। ओके। मैथ्स कॉम और जो पॉलिटिकल साइंस है, ये दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम लोगों के कितने मार्क्स आ जाते हैं? मेरे अपने पॉलिटिकल साइंस में, मेरी मैथ्स कॉम नहीं थी, मैथ्स कॉम अवैस की थी, तो अवैस के 178 नंबर थे, 178। और ये पॉलिटिकल साइंस में मेरे अपने भी 150 थे। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप एफ। अच्छा, पोल साइंस के लिए कोई बुक आप रिकमेंड जी, पोल साइंस के लिए जो सीएसएस की किताब है वर्ल्ड टाइम्स वालों की, वो अच्छी किताब है। उसमें सारा सिलेबस कवर होता है, उसमें सिर्फ एक टॉपिक कवर नहीं होता पूरा, और वो टॉपिक है पॉलिटिकल मॉडल्स। 2 पॉलिटिकल मॉडल हैं, और वो दोनों हर साल एक आता है, अगले साल एक आता है। उन दोनों में से मतलब एक 20 नंबर का सवाल पक्का होता है, वो नहीं आता। इसके अलावा उसके अंदर तकरीबन सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं उस किताब के अंदर, वो कवर्ड है। ठीक हो गया सर। ग्रुप एफ है, उसमें है पहले है फिलॉसफी। अच्छा, मैथ्स कॉम का, मैथ्स कॉम में बहुत नंबर आते हैं। ठीक है। और अगर किसी बंदे की पॉलिटिकल साइंस में या इस तीनों में से अगर कोई उसने ऑप्ट करना है, तो मेरे ख्याल में ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एनालिटिकल अप्रोच नहीं चाहिए। मैथ्स कॉम के अंदर तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा, जितना आप लिख सकते हैं, जितना आप, अगर ज्यादा एक बंदे के लिखने की रूटीन है और पेपर प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी है, मैथ्स कॉम हाईली रिकमेंडेड है। ओके, ठीक हो गया सर। नेक्स्ट ग्रुप है फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और सोशल वर्क। इस पे तो आपने बयान करना है। देखिए सर, हाँ, मैं सर वैसे तो आपको गाइड कर सकता हूँ किसी को भी, लेकिन चूंकि पीएमएस के तनादर में तो आपका एक्सपीरियंस है। अच्छा सर, अब मेरा क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, फिलॉसफी लोग बहुत ज्यादा ऑप्ट करते हैं, साइकोलॉजी उन्हें ऑप्ट करनी चाहिए जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, दूसरे लोगों को नहीं करनी चाहिए। ओके, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के इस सब्जेक्ट को रख लें। फिर आ जाते हैं सोशियोलॉजी और सोशल वर्क पे। हाँ जी। सोशियोलॉजी और सोशल वर्क, अगर कोई नया आदमी इन सब्जेक्ट्स को रखना चाहता है तो ये ऑप्टेबल है। ठीक है, किस नंबर देने वाले हैं? किस तरह? नहीं, नंबर मैं नहीं कहूंगा ये देने वाले हैं। हाँ। ये इस तरह से मैं ये कहूंगा कि अगर किसी बंदे ने 2 ऐसे सब्जेक्ट्स रख लिए हैं जिसमें वो 150 प्लस करना चाहता है, और एक ऐसा सब्जेक्ट कर लिया है जिसमें वो कहता है 110, 115, 120 आ जाए, और मैं उस पर एनर्जी थोड़ी लगाऊं, तो ये 2 सब्जेक्ट्स ठीक है। हाँ, अब आगे आ जाते हैं सोशियोलॉजी और सोशल वर्क में जो डिफरेंस है। सोशियोलॉजी में किताब 100 के 100 नंबर के लिए मौजूद है।
ठीक है। अजीज साहब की जो किताब है, अजीज तगा साहब की, हाँ जी। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, वो ऐसी किताब है जिसमें आपका 200 नंबर का पेपर कवर होता है। लेकिन सोशल वर्क के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है। सोशल वर्क के लिए अदनान साहब की जो किताब, अदनान साहब ने एक किताब कंपाइल की है, पीएमएस अफसर हैं, उनकी बड़ी अच्छी मतलब काविश है। बट पीएमएस में आप किसी से भी पूछेंगे ना, मेरे अलावा शायद मैं ये कहूँगा कि मेरे 145 नंबर थे, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा। गुलाम हुसैन साहब के भी बहुत अच्छे नंबर हैं पीएमएस के जो सोशल वर्क में। मुझे नहीं लगता कोई बंदा ये कहेगा कि ये आपको 120 से ज्यादा नंबर देगी। अगर आपने 120 से ज्यादा नंबर लेने हैं, फिर आपको पेपर बी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है। उसकी रीजन, आपने पेपर ए में ले लिए 70-75 नंबर, तो आपने पेपर अगर बी, आप थोड़ा सा पेपर ए और पेपर बी को भी डिफाइन कर दें तो। पेपर ए है नॉर्मल मीन के, उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो साइंटिफिक नहीं है। लाइक उसके अंदर पाकिस्तानी सोसाइटी, इसके खद्दोखाल, कल्चर क्या होता है, कल्चर की खद्दोखाल, कल्चर ट्रांसमिशन कैसे होती है हमारे पास, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हमारे इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली इंस्टीट्यूशन का क्या काम है, रिलीजन इंस्टीट्यूशन का क्या, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे सारे के सारे बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ सवाल आते हैं जेनेरिक किस्म के। जो पेपर 2 है उसके अंदर आता है प्रोफेशनल और वॉलंटियर सोशल वर्क का फर्क क्या है। ठीक है। एनालिसिस है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल केस वर्क, रिसर्च, सोशल ग्रुप वर्क, रिसर्च का सवाल आता है। अब वो बंदा, अब मैंने फर्ज करो सोशल वर्क का पेपर बी अटेम्प्ट किया है, मैंने एग्जैक्ट वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के उस्ताद अपने स्टूडेंट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। सही। ठीक है। सही। अब जैसा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट है, अगर उसमें उसको कहा है कि एक्सप्लेन करें आप, तो मुझे पता है कम्युनिटी डेवलपमेंट का मैंने एक पूरे का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है 100 नंबर का। केस वर्क का मैंने पूरे का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है एक, फिर मैंने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर। तो पेपर बी में लोगों के पास टेक्निकल टर्म्स ना होने की वजह से जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती हैं अपने तरफ। देखिए, अब मैं अगर फर्ज करो कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो मेरे पेपर अटेम्प्ट करने में और आपके पेपर अटेम्प्ट करने में फर्क है, जो कि एग्जामिनर को नजर आ जाएगा। सही। एग्जामिनर वहां से ये असेस कर लेगा कि इससे कोर सब्जेक्ट के बारे में मालूम है और ये जेनेरिक बातें कर रहे हैं। ओके ओके। वहां से वो डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके। बट ये पेपर ऑप्ट करने के काबिल हैं, दोनों सोशल वर्क सोशियोलॉजी कर सकते हैं इनको। ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट हमारा ग्रुप है ग्रुप जी, जिसमें सारी लैंग्वेजेस हैं। पहला है इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरेबिक, एजुकेशन, पर्शियन और पंजाबी। जिसको शायरी से शौक है, ठीक है। अब मुझे हालांकि बहुत ज़्यादा शायरी उर्दू की ये वो आती है, लेकिन मैंने उर्दू एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया था, मैंने पंजाबी किया था। ठीक है। ठीक है। अगर आप पंजाबी में आपको शायरी याद रहती है और आप लिख सकते हैं, तो ये 150 प्लस वाला सब्जेक्ट है। ओके। ठीक है। कोई भी ऐसा बंदा जिसको थोड़ी सी शायरी के बारे में मालूम है, उसको गज़ल, उसको काफ़िया रदीफ़ के बारे में मालूम है, उसे उर्दू अदब की या पंजाबी अदब की जो मुख्तलिफ लोग काम करते रहे हैं और उनकी जो खिदमात हैं, अगर उनके बारे में उनको मालूम है, इन दोनों में से मैं पंजाबी और उर्दू का कंपैरिजन कर देता हूँ। अब उर्दू का जो पेपर 1 है वो है कोर उर्दू अदब की तहरीकें। ठीक है। कोर। पेपर 2 जो है उसमें शायरी भी है, उसके अंदर काफिया रदीफ के बारे में भी पूछा जाता है, इल्म बयां भी मौजूद है। तो जो पेपर 2 है वो सब सारा का सारा ऐसा ही है जैसे कंपलसरी पेपर है और कलीद उर्दू से तैयार हो सकता है। ठीक है। अब जो पेपर 1 है उसके अंदर उर्दू अदब की तहरीकी हैं, मुख्तलिफ लोगों ने क्या काम किया, लिटरेचर, हाँ जी, कोर लिटरेचर के बारे में। तो मेरे ख्याल में इसके लिए आपको उर्दू के पेपर 1 के लिए कोई सेपरेट किताब लेनी पड़ेगी, लाइक उर्दू अदब की तहरीकें बहुत अच्छी किताब है। हाँ जी। और पेपर 2 के लिए कलीद उर्दू काफी हो जाएगी कंपलसरी के लिए। पंजाबी के लिए अब आ जाते हैं पंजाबी के लिए। पंजाबी पर बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी अच्छी किताबें मार्केट के अंदर CSS और PMS की मौजूद है। ठीक है। कोई भी किताब ले लें, वो किताब ऐसी है अगर आपने उसको पढ़ा और आपने उसके साथ जिससे हम कहते हैं कि जस्टिस किया है तैयारी के साथ, तो आप 150 ले सकते हैं। लेकिन मैंने खुद कमर हसनैन कादरी साहब की जो किताब है मैंने वो पढ़ी थी। ओके ओके। वो किताब बहुत एक्सेप्शनल है।
उस किताब के अंदर शेरी जो मजमूआ है वो भी बहुत अच्छा है। उस किताब के अंदर जो शेरों के साथ साथ उनकी तशरीहात हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और वो एक मुकम्मल किताब है 200 नंबर के पेपर के लिए। ओके ओके, जी जबरदस्त। यानी अब ये जो 7 सेट्स हमने जिक्र किए हैं, जी इन 7 सेट्स में से हर सेट में से आप एक सब्जेक्ट जी, ले एक सकते कर हैं, और टोटल आपने 3 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट यहाँ से लेने हैं। अब एक कैंडिडेट के अंदर कंफ्यूजन है, हम्म, वो ये समझते हैं कि हमें हर सूरत में जो अपना सब्जेक्ट है वो रखना चाहिए। ठीक है, आप ये इसको क्लियर करें। हाँ, जी, मैं ऐसा नहीं समझता। ओके। लाइक अवैस का हम्म जो अपना सब्जेक्ट था वो लॉ का था, उसने एलएलबी की हुई थी, हम्म उसने 3 दफ़ा पीएमएस मतलब पास किया, आखिरी दफ़ा रिकमेंड हुए, उसने 3 दफ़ा लॉ नहीं रखी हुई थी। ठीक है। ठीक है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इंग्लिश एमए इंग्लिश किया होता है, इंग्लिश लिटरेचर नहीं रखते, वो हम्म फिजिक्स किया होता है, वो फिजिक्स नहीं रखते। हम्म ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि आपको पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सवाबदीदी इख्तियार दे रहा है कि आप इनमें से कोई भी सा- सिलेक्ट कर सकते हैं। सही। अब जो वाइज डिसीजन है वो ये है कि आपने हाई स्कोरिंग ओके, जो पेपर्स हैं या टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है। नाउ हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हाई स्कोरिंग है? यकीनन हम पुरानी डीएमसीज देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं लोगों के, उनसे। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर किसी बंदे को अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप है और वो समझता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो आउटलाइन है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, मैं उसके मुताबिक अपने सब्जेक्ट को ढाल सकता हूं, तो देरी नहीं करनी चाहिए। जबरदस्त। फिर उसको 2 पेपर तैयार करने पड़ेंगे ना, एक तो उसका तैयार हुआ वो पेपर है, तो फिर करना चाहिए। लेकिन अगर वो समझता है कि कोर्स आउटलाइन बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, या मेरे सब्जेक्ट में स्कोर कम आते हैं, फिर उसे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए उस जबरदस्त तरफ। सर, जबरदस्त। बस मेरे ख्याल अब हम क्लोज करें। बस चले जी, आज की जो वीडियो थी हमारी, वो बुनियादी तौर पर हमने कुछ कंपैरिजन ड्रा किया है और कोशिश की है कि किस तरह के जो लोग हैं, सक्सेसफुल जो लोग हैं, वो किस तरह के नंबर लेने वाले सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं, और आप लोगों को भी वही पॉलिसी ऑप्ट करनी चाहिए। कुछ ज़्यादा तजर्बात नहीं करने चाहिए। तजर्बात कंपेटिटिव इम्तिहान में नहीं होते, तजर्बात वैसे आप आम रूटीन के अंदर करते रहें तो आपकी मर्जी है। कंपेटिटिव इम्तिहान में टारगेट ओरिएंटेड और सीट ओरिएंटेड तैयारी होती है, उसी पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।